स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा सवाल है वो ये है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा, द रेमिटेंस सेंट बैक होम बाय इंडियंस वर्किंग अब्रॉड have registered 14% rise in FY25 too. The exact answer is 135 billion. अब इसमें दो चार चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। पहला ये इंपॉर्टेंट है कि रेमिटेंस क्या होता है। देखिए रेमिटेंस होता क्या है कि इंडियंस फॉरेन में काम कर रहे हैं, तो वहां जनरली इंडियंस अकेले काम कर रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज इंडिया में ही है। तो वो करते क्या है कि हर मंथ कुछ पैसा फॉरेन से इंडिया में भेजते हैं। ये जो पैसा जो दूसरे कंट्री से इंडिया में आता है और जो वर्कर्स भेजते हैं उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। और ये नंबर ह्यूमंगस है। मतलब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दूं तो जो सेकंड नंबर पे देश है, यानी इंडिया तो फर्स्ट पे ही है, तो सेकंड नंबर पे कंट्री है वो है मैक्सिको। और मैक्सिको में ये फिगर 60 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। अंडरस्टैंड दिस कि कितना इंडिया में वाइड गैप है, पहली चीज। दूसरी यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कम है। अच्छा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो कम है इंपोर्ट के कंपैरिजन में। अब अगर इंपोर्ट कम होगा तो हर साल इंपोर्ट ज्यादा होगा, तो हर साल इंडिया से करेंसी फॉरेन कंट्रीज में जाएगी। तो इसको कैसे हम लोग मैनेज करें, तो उसको इंडिया वाले मैनेज करते हैं रेमिटेंस के थ्रू। तो रेमिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस टू मैनेज अवर करंट अकाउंट डेफिसिट। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, 2024 में ये फिगर था 129.4 बिलियन। सडनली इस फिगर में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आया। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। देखिए एक रीजन तो उसका ये है कि अब इंडियंस जो फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं वो ऐसे जॉब्स कर रहे हैं जो हाई इनकम जॉब्स हैं, इसीलिए ये डिफरेंस है। देखो एक तो नंबर का तो डिफरेंस है ही, वॉल्यूम का डिफरेंस तो है ही कि इंडियन सबसे ज्यादा जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में जॉब करने, वो तो है ही। दूसरा ये है कि इंडियंस की जो वैल्यू है ना, जो हाई पेइंग जॉब्स है वहां इंडिया और इंडियंस का नंबर्स बहुत ज्यादा है। तो आप देख जैसे कि जानते हैं यूएसए में क्या है कि जितनी भी टॉप कंपनीज हैं जनरली वहां के सीईओ कौन है, इंडियंस। ठीक, तो ये एक एग्जांपल सेट करता है कि इंडियंस जो है वो बहुत टॉप पोजीशंस में है ऐसे कंट्रीज में। तो वो क्या करते हैं, बहुत अमाउंट इंडिया में भेजते हैं जो इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। सेकंड नंबर पे मैक्सिको है और थर्ड नंबर पे है चाइना। और चाइना का ये फिगर है 48 बिलियन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मैक्सिको का ये फिगर है 68 बिलियन एग्जैक्टली। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडियंस कितने ज्यादा रेमिटेंस भारत में भेज रहे हैं। दैट इज द थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन शटलर टू विन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर टाइटल दिस सीजन बाय विनिंग द यूएस ओपन 2025? तो ये जो है ये है आयुष शेट्टी। वन लाइनर है, आपको नाम इनका याद करना ही पड़ेगा। इन्होंने डिफीट किया था कनाडा के ब्राइन यंग। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। इनकी एज अभी 20 ईयर्स की है और ये इन्होंने टाइटल 20 ईयर्स में लिया। आगे इनसे बहुत उम्मीद है। यूएस ओपन एक बड़ा टूर्नामेंट है जिसे जीत कर इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी। ठीक, जितने बाकी प्लेयर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लक्ष्य सेन भी बहुत बढ़िया बैडमिंटन खेलते हैं, श्रीकांत भी बहुत बढ़िया बैडमिंटन खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड GUI स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन फॉर easy access to official data. This was an initiative by NSO. एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, जब भी स्टैट्स की बात होगी ना तो जनरली आंसर एनएसओ होगा। एनएसओ क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक, नेशनल सैंपल सर्वे जो है वो एनएसओ के द्वारा ही कराया जाता है। तो ये पूरा इनिशिएटिव जो है वो एनएसओ का है। अब यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सैंपल सर्वे इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल who is responsible for large scale sample surveys in diverse field all India basis.
Primarily, data are collected through nationwide household surveys like socio-economic subject and annual surveys of industry. NSO ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंसस भी करवाता है। तो जितना भी जो लार्ज स्केल का डेटा होता है इंडिया में, सही है, वो सारे डेटा को कलेक्ट करने का काम नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए ये जो पूरा इनिशिएटिव है हमारा GY स्टैट, इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडियंस है ना, उनका डेटा, ऑफिशियल डेटा बहुत आसानी से मिल सके। किनको? दो लोगों को, एक तो पॉलिसी मेकर्स। तो अगर पॉलिसी मेकर्स के पास इजी एक्सेस होगा डेटा और डेटा कंप्रिहेंसिव फॉर्म में होगा तो वो अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं। दूसरा, ये डेटा रिसर्चर्स को मिलना चाहिए ताकि वो जो रिसर्च कर सकें वो ऐसे मॉडल बना सके जिससे इंडिया में जो वेरियस प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हूल दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, द करेक्ट आंसर इज June 30. Why it is observed? The reason is that 1855 की ये बात है। देखिए 1855 में एक रिबेलियन हुआ। अच्छा 1857 तो आप सबको पता ही होगा, 1857 रिवोल्ट बहुत ही फेमस है। 1857 के रिवोल्ट से 2 साल पहले 1855 में एक ट्राइबल रिबेल हुआ और वो ट्राइबल रिबेल हुआ संथाल लोगों के द्वारा और इस रिबेल को कहा गया संथाल रिबेलियन। और ये जो रिबेल है इसके दो लीडर थे, एक तो थे सिंधु एंड कान्हा, दीज मुर्मू, ये दोनों इसके लीडर थे। ये पूरा रेबल इनके द्वारा प्लान किया गया और ये जो रेबल है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवॉल्यूशंस में है भारत के। इशू क्या था कि संथाल लोगों को वेस्ट बंगाल से निकालकर झारखंड के एरिया में ट्रांसफर करा गया। अब जब झारखंड के एरिया में ट्रांसफर करा गया तो अब यहाँ क्या थे? मनी लेंडर्स और जमींदार। तो इन जमींदार और मनी लेंडर्स ने इनका बड़ा शोषण किया। इस शोषण को रिबेल रोकने के लिए संथल रिबेल हुआ। अब देखिए इस पूरे रिबेलियन को अंग्रेजों ने दबा दिया, वो बात तो ठीक ही है। ठीक, उन्होंने जनरली सारे जितने भी लोकल रेबल थे वो सब दबाई दिए थे। फिर 1957 में एक बड़ा रिबेल हुआ, सो ये रिवोल्ट हो गया पूरा। हालांकि उन्होंने इसे भी सप्रेस कर दिया पर ये काफी एक्सटेंडेड लेवल पे था। अब देखिए इस पूरे रेबल में कई लोगों ने सेक्रीफाइस दी। इनके सेक्रीफाइस को याद करने के लिए हर साल हूल दिवस मनाया जाता है। तो ये हूल दिवस जून 30 को मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अभी अभी ये मनाया। आगे बढ़ते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नेशनल टर्मरिक बोर्ड इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री? देखिए टर्मरिक एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइस है इंडिया का, और ये इंडिया से काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। ठीक, ये आप समझिए। अब टर्मरिक कैपिटल है इंडिया में, वो है निजामाबाद, ये तेलंगाना में। ठीक है, दिस इज द टर्मरिक कैपिटल। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह जी, इन्होंने क्या करा, एक नेशनल टर्मरिक बोर्ड की यहाँ स्थापना करी। अब देखिए इसमें है क्या, इस इलाके में टर्मरिक काफी लंबे समय से हो रहा है, पर इशू क्या है, यहाँ से अभी भी उतने एक्सपोर्ट से नहीं वो होते जितना पोटेंशियल है। तो एक्सपोर्ट्स काफी कम है। इन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में ये टर्मरिक बोर्ड काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि टर्मरिक के काफी बेनिफिट्स हैं, कई उसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, जैसे वो एंटीवायरल है, जैसे वो एंटी कैंसर है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो इंडियन फूड्स में तो टर्मरिक का बहुत यूज होता है, हम पल्सेस में उसका यूज करते हैं, अपनी वेजिटेबल्स बनाने में उसका यूज करते हैं, तो वहां तो यूज काफी है। अब इसका एक्सपोर्ट्स भी बढ़े ऐसा सरकार चाहती है, इसीलिए उन्होंने नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Salkhan Fossil Park, one of the oldest fossil sites in the world, was included in UNESCO tentative list of World Heritage Site. It is located in Sonbhadra, UP.
नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये जो सलखान फॉसिल पार्क है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट जीव है, क्योंकि ये वो पहले थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया धरती में। और इसके बाद धरती में ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट आया। होता क्या था, अर्थ की स्थापना 3 बिलियन ईयर्स पहले हुई है, मतलब 3 बिलियन ईयर पहले अर्थ एग्जिस्टेंस में आ गई थी। पर ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट जब तक नहीं हुआ, तब तक अर्थ में लाइफ नहीं बन पाई। और ये पहला ऐसा जानवर था जिसने, पहला ऐसा एनिमल था जिसने ये स्टार्ट किया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, अब इनके द्वारा जो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स बनाए गए वो सलखान फॉसिल पार्क में, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट कर दिया गया। तो ये है कहां? सोनभद्र यूपी, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच F1 ड्राइवर won 2025 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर मैक्लेरेन रेसिंग टीम? द करेक्ट आंसर इज लैंडो नॉरिस। बहुत ही सिंपल है। ठीक, ये पूरा इवेंट जो हुआ था वो रेडबुल रिंग में हुआ था, और ये रेडबुल रिंग ऑस्ट्रिया में, और ये पूरा इवेंट हुआ था 29 जून को। जब भी कोई ड्राइवर जीत जाता है ना, तो उसे पोल पोजीशन मिलती है, और पोल पोजीशन पाने के अपने एडवांटेज। अगर आप थोड़ा बहुत भी F1 रेसिंग को जानते हैं तो पोल पोजीशन का काफी इंपैक्ट रहता है नेक्स्ट रेसेस। ठीक है, तो लैंडो नॉरिस का नाम ध्यान रखिएगा। सिंगल लाइनर है, इसमें इससे ज्यादा कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन, विच ग्रुप हैज एग्रीड टू एग्जेम्प्ट यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम अप्लाइंग 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स? तो ये मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो रेट है, इसका पहले आप थोड़ा हिस्ट्री समझ लीजिए। देखिए, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या हुआ कि ऐसा होता है कि जैसे जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, अब यहाँ की बहुत सारी कंपनीज हम ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती है। अब जो कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती है उसमें क्या होता है, वो प्रॉफिट जनरेट करती है। अब उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए वो सेल्स करती हैं। अब देखिए, अगर मैंने किसी कंट्री में प्रॉफिट जनरेट किया है तो मुझे वहां टैक्स देना पड़ेगा। ये कंपनी जनरली करती क्या है, ये अपना हेड ऑफिस ऐसी जगह खोलती है जो टैक्स हेवन होता है। अब जैसे लेट मी गिव यू एग्जांपल, इंडिया ने टैक्स ट्रीटी साइन करी है सिंगापुर के साथ। अब सिंगापुर में जो टैक्स है वो है 3%, जबकि भारत में जो टैक्स है वो 14% है। तो फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी का हेडक्वार्टर सिंगापुर में। तो अब आप देखो, फ्लिपकार्ट के मेजोरिटी ऑपरेशन कहाँ है? इंडिया में, लेकिन उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में। क्यों है उनका हेडक्वार्टर सिंगापुर में? आप समझ गए होंगे, क्योंकि वहां कॉर्पोरेट टैक्स 3%, ये रीजन है इसका। सेम ऐसा ही काम ये यूएस की कंपनी करती है, ये ऐसी जगह अपने ऑफिस खोलती है जो लो टैक्स हेवंस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को काउंटर करने के लिए ये मैट लाए थे, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, एमसीटी लाए थे। पर हुआ क्या, इस बार डोनाल्ड ट्रंप इस एमसीटी के काफी खिलाफ है। तो इन्होंने क्या करा कि G7 को, G7 में जितने भी अदर कंट्रीज हैं एक्सेप्ट यूएस, उन्हें पुश किया कि वो कम से कम यूएस की कंपनीज को इससे एग्जेम्प्ट कर दें। अब यूएस की कंपनी अगर इससे एग्जेम्प्ट हो गई तो इस पूरे जो टैक्स का को लाने का ऑब्जेक्टिव था वही फेल हो जाएगा। तो एक बड़ा इशू है। तो G7 कंट्रीज का करेक्ट आंसर है। तो पूरा कंटेक्स्ट मैंने आपको समझा दिया। G7 में कितने वो कंट्री कौन कौन से, ये हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया। G7 में यूएसए है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है और जापान है। टोटल कितने कंट्री हो गए? 6। एक और कंट्री रह गया यूके। ठीक, तो G7 हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया का है, और ये जितने भी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है उसको गैदर करता है इंडिया के लिए। ठीक, इंटरनल इंटेलिजेंस का जो
कार्यभार है वो किसके पास है, आईबी के पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास। ठीक, तो न्यू चीफ जो इंटेलिजेंस रॉ के हैं वो है पराग जैन। जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है ना वर्ल्ड की, उनका केवल एक ही ऑफिसर का नाम, एक ही एम्प्लॉय का नाम पूरी दुनिया को पता होता है और वो उनके चीफ होते हैं। बाकी सारे एम्प्लॉय का कोई डेटा कहीं नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, रॉ के पास तो होगा ही डेटा, एक्सटर्नल वो पब्लिक नहीं किया जाता, दैट इज द थिंग। तो अब न्यू चीफ जो है वो पराग जैन है, ये आईपीएस है। इनका टर्म 2 साल का है। इससे पहले जो रॉ के हेड थे, जो 30 जुलाई को रिटायर होंगे, उनका नाम है 30 जून को, सॉरी, उनका नाम है रवि सिन्हा। ठीक, 1 जुलाई से पराग जैन ये अपना टेन्योर इसमें शुरू करेंगे। अब देखिए, पराग जैन बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। जो ऑपरेशन सिंदूर अभी अभी हुआ है ना, अब इसमें इंडिया ने मिसाइल टारगेट किए हैं टेररिस्ट स्पॉट्स पे, तो इनकी लोकेशन ना कंफर्म करी जाती है RNAW के द्वारा, क्योंकि ऐसे ही कहीं टारगेट नहीं कर दिया जाएगा। तो RNAW के ऑपरेटिव्स होते हैं, उन वो लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ये कोऑर्डिनेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं। फिर इन कोऑर्डिनेट्स की मॉनिटरिंग होती है इस सैटेलाइट से। इंडिया के पास बहुत सारी स्पाई सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट से जब इनकी पुष्टि हो जाती है तब जाकर इन पर अटैक किया जाता है। तो ये पूरा इंटेलिजेंस ऑपरेशन, जो मतलब सिंदूर में जो इंटेलिजेंस पार्ट था, उसको हेड किया था पराग जैन ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति हैं और अब ये रॉ के हेड बन गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ विच कंट्री सस्पेंडेड इट्स इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर पी शिन्नावात्रा इन इथिक्स वायलेशन केस। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है थाईलैंड। ये महिला काफी पॉपुलर है, ये पीएम थी थाईलैंड की। अब इशू क्या हुआ, इनकी थाईलैंड का एक बड़ा बॉर्डर इशू है कंबोडिया से। तो जैसा कि हमने पिछले बार मैप में देखा था, थाईलैंड एक साउथ एशियन कंट्री है, तो थाईलैंड की बॉर्डर जो है वो कंबोडिया से मिलती है। ठीक, थाईलैंड यहाँ है नीचे और ऊपर कंबोडिया, तो इनकी बॉर्डर मिलती है। तो थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर मिलती है। इसी सिलसिले में यहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने कंबोडिया के किसी पुराने लीडर से बातचीत करी। अब ये जो बातचीत है ना, ये पूरी लीक हो गई। अब इस लीक के कारण एक इथिक्स वायलेशन केस इन पर बना। इसके कारण बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए पूरे थाईलैंड में। उसके बाद देखिए, थाईलैंड में जो हेड है ना वो आज भी मोनार्की, तो वहां वो रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक हम उन कंट्रीज को कहते हैं जहां जो हेड होता है वो इलेक्टेड मेंबर होता है। तो मोनार्की आज भी जैसे कई जगह हेड है, जैसे इसका एक परफेक्ट एग्जांपल यूके, तो थाईलैंड भी एक एग्जांपल है। तो थाईलैंड के राजा ने क्या करा, इनकी सरकार को पद से निरस्त कर दिया गया और अब वहां नई गवर्नमेंट बनेगी और इन पे केस चल रहा है। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, पी शिनावात्रा, और ये कहाँ की पीएम है, थाईलैंड की। आगे बढ़ते हैं। The deepen maritime cooperation in Indo-Pacific, which group has launched first ever Coast Guard at Sea Observer mission to boost maritime cooperation। देखिए, जब भी इंडो पैसिफिक की बात होगी तो हाई प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर क्वाड होगा, क्योंकि आप खुद देखो, ये तो संघाई कॉपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इंडो पैसिफिक से क्या लेना देना। सार्क तो ग्रुप ही फंक्शनल नहीं है ड्यू टू पाकिस्तान, इसकी मीटिंग भी नहीं होती और इसमें कुछ बड़े फैसले भी होते नहीं। आसियान जो है ये फोकस करता है ज्यादातर साउथ चाइना सी पर। नेटो, पूरा नेटो के पास तो देखिए उनका मेन फोकस है यूरोपियन एरियाज में। अब बचा क्वाड। क्वाड क्या है, क्वाड एक पूरा ग्रुप है, ठीक, जिसमें 4 मेजर कंट्री है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये चारों कंट्री ने मिलकर क्वाड बनाया। क्वाड बनाने के 2 रीजन है, एक तो फ्री इंडो पैसिफिक, दूसरा टू रिड्यूस द चाइनीज इन्फ्लुएंस, टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस। ये 2 रीजन है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन चारों देशों की नेवी और आर्म्ड फोर्स ये एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, जिससे कि इमरजेंसी बेसिस पर इंटर ऑपरेबिलिटी अचीव की जा सके और साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी बढ़ाया जा सके। तो उसी दिशा में ये एक स्टेप है कि जो कोस्ट गार्ड है वो भी अब क्या करेंगे, वो
एट सी ऑब्जर्वर मिशन उन्होंने लॉन्च कर दिया, और वो एक साथ जो जैसे इंडिया के जो कोस्ट गार्ड है वो यूएसए के कोस्ट गार्ड और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट गार्ड मिलकर के साथ मिलकर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको डील करेंगे। और जो जैसे समुद्र में होता है गश्त लगाई वो लगानी पड़ती है, और भी मल्टीपल उसमें काम रहते हैं, वो सब ये लोग मिलकर करेंगे। देखिए जो कोस्ट गार्ड है वो एक ऐसी फोर्स है इंडिया में जो क्या करती है, जो हमारे जो कोस्टल एरियाज है उनकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। जैसे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है तो वहां पर जो सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है पीस टाइम पे, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है बीएसएफ। पर अगर वॉर हुई तो कौन आएगा? तो इंडियन आर्मी लड़ेगी, बीएसएफ लड़ेगी नहीं। अंडरस्टैंड दिस। तो ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो कोस्ट गार्ड का मेन काम है सिक्योरिटी, सर्विलांस करना, ठीक है, ये उनका मेन काम है, प्रोटेक्शन उनका मेन काम है। जब भी वॉर होगी तो फिर नेवी विल फाइट, ठीक। तो ये होगी। आगे बढ़ते हैं। Which space agency launched dual purpose satellite system named Greenhouse Gas and Water Cycle Observation Satellite GeoSat GW? देखिए ये जो स्पेस एजेंसी है जिसने ये लॉन्च किया है वो है जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं जाक्सा। अब ये जो पूरा मिशन है ना, ये पूरा मिशन जो है वो फोकस करता है इन्वायरमेंटल चेंजेस पे। तो ये पूरे मिशन में क्या कर रहे हैं, वो रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज को स्टडी करेंगे बाय मॉनिटरिंग द ग्रीन हाउस गैस। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैस? जैसे CO2, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या करती हैं, ये वो गैसें होती हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को, हीट को ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। दैट इज द थिंग। अब ये साथ ही साथ स्टडी करेगा वाटर साइकिल को, विच इज इसेंशियल फॉर वेदर प्रिडिक्शन, ठीक। अब देखिए ये जो सैटेलाइट है ना, ये कोई पहला सैटेलाइट नहीं है, ऐसा ये तीसरा सैटेलाइट है जो जियोसैट सीरीज का सैटेलाइट है। अब ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च हुआ था 29 जून 2025 को। तो जापान पहले भी 2 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, और ये इन सैटेलाइट का मेन ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू IEP ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI, which country continue to lead its position as world most peaceful country since 2008? The correct answer is Iceland. आइसलैंड देखिए एक छोटा सा देश है जो यूरोप और ग्रीनलैंड के बीच में, तो यहाँ एक छोटा सा देश है आइसलैंड, और ये बड़ा ही शांति प्रिय देश है, ठीक है। वर्ल्ड का मोस्ट पीसफुल कंट्री है ये, और ये कई सालों से रहा है। अब देखिए इंडिया की इस पूरे इंडेक्स में क्या रैंक है, तो इंडिया की रैंक है 150, और इसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2019 में ये रैंक हुआ करती थी 139, अब ये बढ़कर हो गई है 150। इसमें इंडिया ने बहुत सारे काम किए। इंडिया में जो ये इंप्रूवमेंट आया ना पूरी रेटिंग का, ये आया, एक तो इंडिया में स्ट्रॉन्गर लॉ इन्फोर्समेंट बढ़ा है, दूसरा इंडिया की कैपेबिलिटी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना उनको डील करने की, ये भी बढ़ी, जिसके कारण इंडिया की ये रैंकिंग इंप्रूव हुई है, और ये हर साल इंप्रूव होती जा रही है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज है, जितना ज्यादा पीस रहेगी उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी कंट्री में आएगी। ये आप रिलेशन सीधा समझ लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 2025 विंबलडन चैंपियनशिप इज अंडरवे। अपार्ट फ्रॉम विंबलडन, which of the following is the part of grand slam in tennis? अगर आप हमारी प्रीवियस क्लास देखते हैं तो ये मैंने पहले ही कवर किया, ठीक। इसका करेक्ट आंसर है ऑल। देखिए ये सारे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन ये मिलके ग्रैंड स्लैम बनाते हैं। अब ध्यान से समझिए, विंबलडन जो है वो आपका इंग्लैंड में होता है और लंदन में होता है टू बी प्रिसाइज, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है, पर मेलबर्न में होता है। फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है, और यूएस ओपन न्यूयॉर्क में होता है। ये टेनिस में वैसे तो बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, पर ये मेजर्स हैं, इन्हें मेजर्स भी कहा जाता है। अब अगर क्या हो किसी साल एक व्यक्ति सारे ग्रैंड स्लैम जीत जाए,
तो उस ईयर को कहते हैं कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अलग अलग पिचेस हैं, अलग अलग टेनिस कोर्ट्स हैं टू बी प्रिसाइज। जो हमारा विंबलडन होता है वो होता है ग्रास कोर्ट में, जबकि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये होता है हार्ड कोर्ट में। यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में होता है, और जो फ्रेंच ओपन है ये होता है क्ले में। अलग अलग कोर्ट्स हैं। ठीक, और जनरली जो सारे टूर्नामेंट जीतता है उसे कैलेंडर ग्रैंड स्लैम मिलता है, और वो ओवरऑल बढ़िया खिलाड़ी होता है। वरना कई लोग क्या होते हैं, वो ग्रास कोर्ट के एक्सपर्ट होते हैं, कई क्ले कोर्ट के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे लेट मी गिव यू एग्जांपल, राफेल नडाल जो है वो क्ले कोर्ट के एक्सपर्ट है, जबकि रॉजर फेडरर जो बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं, जिनके नाम पर सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम है, वो आपके ग्रास कोर्ट के चैंपियन। तो ही इज एक्सपर्ट इन ग्रास कोर्ट ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ब्लॉस्टर द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऑफ AEPS। AEPS मींस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यही पूछ रहा था वो, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। The RBI has issued fresh guidelines for the onboarding and monitoring of AEPS touch point operations. That is the thing. तो AEPS stand for very basics of economy. अब देखिए AEPS है क्या, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन करने में बड़ा यूजफुल होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ट्रांजेक्शन है, और ट्रांजेक्शन ये करता कैसे, एक तो आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, दूसरा फिर आपको बायोमेट्रिक कंफर्म करना पड़ेगा। तो होता क्या है, जैसे रूरल एरियाज हैं या टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ क्या होता है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स वो जाते हैं, जिन्हें हम BCs कहते हैं। तो ये BCs ऐसी जगह जाते हैं। अब ये BCs अब ऑब्वियसली से मतलब बात है कि आप समझो, ये एक माइक्रो ATM लेके जाते हैं। अगर व्यक्ति के पास ATM है तो वो ATM से पैसे निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, ये साथ ही साथ एक डिवाइस लेके जाते हैं जो बायोमेट्रिक वाला डिवाइस होता है। अब ये क्या होता है, सिस्टम में जैसे आधार नंबर डाला और बायोमेट्रिक कंफर्म किया, अगर कंफर्म हुआ तो फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। इस पूरे पेमेंट सिस्टम को कहते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, दैट इज द थिंग। अब इसी का जैसा एक और सिस्टम होता है, उसे कहते हैं ABPS, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। और एक और पेमेंट सिस्टम होता है, उसे कहते हैं नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। सबके अपने अपने फायदे। देखो, सरकार का जो फोकस है वो आजकल ABPS और AEPS पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मनरेगा और डायरेक्ट बेनिफिट जैसी स्कीम, उसको सरकार कनेक्ट कर रही है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से। तो जैसे अब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ज्यादा यूजफुल होता है पैसे निकालने में, जबकि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ज्यादा यूजफुल होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, अब नाच का क्या यूज है, देखिए नाच का यूज होता है मल्टीपल जगह। जिसके पास भी अगर आधार नहीं है, सपोज, तो वो क्या करेगा, वो उसको पेमेंट नाच के थ्रू मिलेगा। लोगों को डिविडेंड्स मिलते हैं, वो डिविडेंड्स किसके थ्रू मिलते हैं, नाच के थ्रू। ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस वाला पूरा सिस्टम। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो हर सिस्टम का यूज है, इंडिया में अलग अलग सिस्टम यूज होते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, नाच नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, दैट इज द all payment system we have discussed. Now let's move forward. Which African country has launched climate resilient weather initiative in collaboration with India's Arima Farms and CSIR Crop Research Institute? CSIR is very important institute in the country. ये लोग काफी रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसा कौन सा कंट्री है जिस के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब दो कोलेब्रेशन है, एक तो इंडिया अरीमा फार्म्स की तरफ से और एक CSIR की तरफ से, इन्होंने वीट इनिशिएटिव यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट वीट इनिशिएटिव लॉन्च किया। तो इसका करेक्ट आंसर है घाना। पहले मैं आपको घाना की लोकेशन दिखा दूं। देखिए, मेरे को थोड़ा जूम करना पड़ेगा तो आपको एग्जैक्ट दिखेगी। ठीक है, ये कंट्री है, यहाँ है घाना, ये आपको दिख रहा हो। ठीक है, ग्रीन वाला। अभी मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा तो आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा। ये कंट्री यहाँ पर छोटा सा कंट्री है घाना, इसकी कैपिटल है अकरा। ठीक, तो ये होगा पहले तो घाना। अब PM मोदी घाना की विजिट में, जैसा कि आप तो जानते होंगे। ठीक, तो घाना के साथ इंडिया ने ये MOU साइन करा।
अब इसमें इशू क्या है घाना के साथ? देखिए घाना के साथ ये इशू है ना, घाना हर साल वीट एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट करता है और हर साल ये 400 मिलियन डॉलर्स तक के वीट इंपोर्ट कर देते हैं दुनिया से। ठीक है, अब इशू यही है कि 400 मिलियन घाना जैसे देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब ये चाहते हैं कि इनके देश में वीट उगे। अब वो जो वीट होगा वो क्या होना चाहिए, एक तो वो घाना की जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, उसके हिसाब से सूटेड होना चाहिए। दूसरा क्या है, वो क्लाइमेट रेजिलिएंट भी होना चाहिए। वाई? बिकॉज अगर मान लो घाना ने ऐसा डेवलप भी कर लिया वीट का ब्रांड, या वीट का ऐसा हमें कोई प्रजाति मिल गई जो घाना में उगती है, पर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो सकता है वहां की इन्वायरमेंट कंडीशन ही चेंज हो जाए, तो फिर वो वीट ना उगे। इसीलिए घाना इंडिया के साथ मिलकर ऐसी वीट पे काम कर रहा है जो एक तो घाना के लिए के इन्वायरमेंट के लिए सही हो, ऑप्टिमम हो, दूसरा क्या हो कि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये पूरी पार्टनरशिप क्या करेगी, बूस्ट करेगी घाना के लोकल वीट प्रोडक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वीट प्रोडक्शन क्या करेगा, घाना को इंडिपेंडेंट बनाए। देखिए कई सालों से इंडिया का जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज में फोकस है ना, वो बढ़ता जा रहा है, और अफ्रीकन कंट्रीज पे तो हमारा कुछ ज्यादा ही ध्यान है। तो ग्लोबल साउथ का जितने भी कंट्रीज हैं जो अक्सर गरीब है बेसिकली, सही है, तो उन पे इंडिया का काफी फोकस है, बिकॉज इंडिया इज इमर्जिंग इन द वर्ल्ड एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के साथ हम लोग बहुत ज्यादा ट्रीटी साइन कर रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ के कंट्री हैं वो उनकी गरीबी हटाई जा सके, और इंडिया का ऐसा तो रुख रहता ही है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया जो है इन कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। अभी पीएम मोदी 5 कंट्री के टूर पे गए, जिसमें एक घाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, घाना का जो टॉप सिविलियन अवार्ड है वो भी पीएम मोदी को अभी अभी मिला है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। What is the name of web-based platform launched by Jal Shakti Ministry to forecast village level inundation? What is inundation? That is flood. Understand this. तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने क्या करा है, एक ऐसा वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बना दिया जिससे पहले ही फोरकास्ट कर दिया जाएगा कि विलेज में बाढ़ आ सकती है, और इस पूरे वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म का नाम है सी फ्लड। देखिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये 2 दिन पहले ही बता देता है कि इस विलेज में बाढ़ आ सकती है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हिमालय एरियाज में क्या होता है, बाढ़ बड़ी क्विकली आ जाती है। तो अगर मॉनिटरिंग हो, लाइव मॉनिटरिंग, तो नीचे जो विलेजेस हैं उन्हें टाइम से खाली किया जा सकता है। अभी लेकिन ये जो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है यानी सी फ्लड, ये केवल 3 नदियों में एक्टिव है, और वो नदियां नॉर्थ की नहीं, वो साउथ की है। एक है तापी, दूसरा है गोदावरी, और तीसरा है महानदी। इन तीनों नदीज में, इन तीनों रिवर्स में ये एक्टिव। ठीक है, इसका फोरकास्टिंग सिस्टम ऐसा है कि ये 2 दिन पहले ही बता देता है, तो काफी अच्छी न्यूज है। और ये इतना इसका मतलब डेप्थ है कि विलेज लेवल भी बता देता है कि यहां से पानी होकर जाएगा, तो ये है वो विलेज जो इफेक्टेड होंगे। जनरली इतना प्रिसाइज डेटा मिल पाना मुश्किल रहता है। तो सी फ्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो फर्दर इंडिया में पब्लिक अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस टुवर्ड्स डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी हेल्प करेगा। अभी तो इसका एक्सपेंशन होना है, अभी तो ये बहुत मतलब आप नेक्सेंट स्टेज में, क्योंकि अभी 3 ही नदियों को, रिवर्स को हम इसमें कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इसका जो एरिया है वो बढ़ाएंगे, और हिमालयन रिवर्स में जहां बेसिकली ज्यादा फ्लड्स आती हैं, ठीक, वहां पर हम इसे एक्टिव करेंगे। तो अगर वो हो जाएगा तो फिर काफी बढ़िया से क्या होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट में बड़ा एक काम होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which framework is being launched by Ministry of Coal for inclusive mine closure and community development? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है रिक्लेम। रिक्लेम है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए रिक्लेम का फुल फॉर्म क्या है, रीच आउट, इनविजन, को डिजाइन, लोकलाइज, एक्ट, इंटीग्रेट, मेंटेन। पहले समझो है क्या। देखिए जब भी
माइनिंग होती है ना, माइनिंग एक्टिविटीज जहां भी होती है, तो उस इलाके में क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं, क्योंकि तभी माइनिंग हो पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि माइनिंग तो तभी हो सकती है ना जब बड़े बड़े होल किए जाए, और कोल की तो खासकर, तो माइंस जो है बड़े होल करती है। अब जब किसी भी माइन को क्लोज किया जाता है तो सोचो क्या होता है। इशू ये होता है कि आपने इतना बड़ा अब ये गड्ढा खोद दिया, अब इसमें मल्टीपल इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं, क्योंकि इस इलाके की अब जो जमीन है ना वो किसी काम की नहीं, ठीक, उसका कोई यूज नहीं। तो अब इसे रिहेबिलिएट करना होता है। रिहेबिलिएट मतलब धीरे धीरे यहाँ जंगल उगाने होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे इसको नॉर्मल करना होता है। अब होता क्या है, जब भी माइन कहीं स्टार्ट होती है या माइन कहीं क्लोज होती है, तो उस इलाके में कई ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो इसको इससे इफेक्टेड होती है। देखिए जब क्लोज होगी, जब ओपन होगी तो आप समझ ही रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा, पर जब क्लोज होती है तो तब क्या होता है, तब ये होता है कि ये जो जितने भी इम्पैक्ट होते हैं इन्वायरमेंट के, ये सारे तो वो कम्युनिटी ही झेलेगी। प्लस अब जो कोल निकल रहा था उस पर्टिकुलर इलाके से, उसका बेनिफिट भी उनको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या है, ये पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया है रिक्लेम। इसमें क्या किया है कोल इंडिया ने, इन्होंने पार्टनरशिप करी है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने पार्टनरशिप करी है हार्टफुल इंस्टीट्यूट से, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक सस्टेनेबल, जस्ट और सस्टेनेबल ट्रांजिशन में हेल्प करेंगे। किनका, कम्युनिटीज का, ताकि जो माइन क्लोजर के बाद है, माइन क्लोजर के बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी रहे, और जो उस इलाके है, जो वो इलाका है ना, उसको डेवलप कर सके, उसको डेवलप कर सकें कैसा, एज अ ऐसा एरिया जिसमें फर्दर डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि माइनिंग के बाद एरियाज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है और कई सालों तक वो एरिया वैसे रहते हैं। पर अगर हम क्या करें, एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स की हेल्प लें और भी उसको पूरे इलाके को रिहेबिलिएट करें, सही, तो काफी बढ़िया इसमें इंप्रूवमेंट देखे जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज। आगे बढ़ते हैं, रिक्लेम का ध्यान रखिए। व्हाट इज अ ग्रॉस एनपीए परसेंट फॉर इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है। देखिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक हर वो बैंक होता है जो आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है। तो बेसिकली ये ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन, ठीक, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये होगा। अब इनके ग्रॉस एनपीए की बात हो रही है, तो ग्रॉस एनपीए का जो परसेंटेज है वो 2.3 और काफी सस्टेनेबल और बढ़िया परसेंटेज है, बहुत ही मतलब कम है, ठीक है। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ये कम है, ये इसलिए कम है बिकॉज ग्रॉस एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए में से जब प्रोविजनिंग माइनस कर देते हैं तो आता है नेट एनपीए। तो नेट एनपीए तो इससे भी कम है, 1% के आसपास, तो सही है, तो ये अच्छी चीज है। अब तीन चीजें समझनी इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस एनपीए हमेशा नेट एनपीए से ज्यादा होगा। और प्रोविजनिंग क्या होती है, देखिए प्रोविजनिंग ये होती है कि बैंक का हर साल प्रॉफिट होता है, मान लो हर बैंक का प्रॉफिट, किसी बैंक का प्रॉफिट 100 करोड़। अब मान लो इनके एनपीए हैं और इनके एनपीए कितने हैं, 100 करोड़ के सपोज। तो अब सोचो, पहले एनपीए समझ लो क्या होता है। एनपीए वो सारे लोन अकाउंट है, वो सारे एसेट्स हैं बैंक के जिसमें 90 दिन या उससे ज्यादा समय से पैसा नहीं आता। तो जनरली हम लोग ईएमआई भर रहे होते हैं मंथली, तो अगर कोई भी व्यक्ति 3 महीने तक ईएमआई स्किप कर दे तो वो अकाउंट एनपीए बन जाता है। अब बड़े ध्यान से समझिए, जब कोई अकाउंट एनपीए बन जाता है, तो मान लो जैसे 100 करोड़ के एनपीए बने, तो अब बैंक क्या करेगा, देखो एक ही क्वार्टर में ये 100 करोड़ की प्रोविजनिंग नहीं करेगा। ये प्रोविजनिंग क्यों करता है बैंक, बिकॉज बैंक इसे बैलेंस शीट से हटाता है, इससे बैलेंस शीट अच्छी दिख रही होती है, पहली बात तो ये। दूसरा, इसको बैंक डालता है औका में, यानी अदर अकाउंट्स में, जिसमें बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इसको, इस पूरे अकाउंट को से पैसा निकालना जितना निकल सकता है। अब होता क्या है, जैसे बैंक का प्रॉफिट मान लीजिए 100 करोड़ है, तो बैंक क्या करेगा, इस क्वार्टर 20 करोड़ की प्रोविजनिंग कर देगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट बैंक कितना लाएगा, 80 करोड़। अब होगा क्या, ये 20 करोड़ यहाँ जाएंगे, ये 20 करोड़ से क्या होगा, अब जो नेट एनपीए है वो कितना बन जाएगा, सोचो, वो जो नेट एनपीए वो बन जाएगा 80 करोड़। क्यों, क्योंकि 20 करोड़ की तो प्रोविजनिंग कर दी। ऐसे क्वार्टर दर क्वार्टर बैंक अपना एनपीए रिड्यूस करता रहता है। अब आप ऐसा सोचोगे ऐसा तो रिड्यूस करके एक दिन जीरो हो जाएगा, नहीं होता, बिकॉज नए लोन भी तो दोगे और नए लोन भी तो एनपीए बनेंगे, तो ऐसे करके साइकिल चलता जाता है।
तो बैंक हर साल अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा प्रोविजनिंग को देते। ठीक, वो उनका ऐसा है कि बिजनेस करने का लॉस, जैसे सपोज हम अभी क्लास कर रहे हैं, ये यूट्यूब में सेशन आ रहा है, तो आप ये सेशन या तो अपने मोबाइल से देख रहे हैं या फिर अपने लैपटॉप से देख रहे हैं, तो वो मशीन चल रही है ना, मशीन में डेप्रिसिएशन हो रहा है ना, ये इस पूरी क्लास का लॉस, आपका टाइम जा रहा है वो भी एक लॉस। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद सोचो, अगर आपको पढ़ना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, अगर आपको पढ़ना है तो अपनी मशीन में ये चैनल तो देखना ही पड़ेगा। तो ये दोनों चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, पर हर चीज का कुछ फायदा और कुछ नुकसान होता है। तो बैंकिंग बिजनेस का ये नुकसान है कि उसमें एनपीए तो हो गई, और उस एनपीए की पूर्ति कैसे करी जाएगी, थ्रू द प्रॉफिट्स, दैट इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लीडर इज कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिडेड एंड टोबैगो बाय द प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कंगालू। नाम इनका इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए पहले तो मैप में ये देखो ये कंट्री है कहाँ। देखो ये कंट्री है साउथ अमेरिकन कंट्री, ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, वेनेजुला आपको दिखेगा। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा, इसका नाम है त्रिनिडेड, और ये एक और आइलैंड है, इसका नाम है टोबैगो। ये दोनों मिलकर ये है कंट्री, ट्रिनिडेड और टोबैगो। इनकी तरफ से यहाँ पीएम मोदी गए और इनकी तरफ से ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक का अवार्ड मिला है पीएम मोदी को। ठीक है, अच्छा पीएम मोदी वो पहले व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है फॉरेन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ समझो जो इनकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल जो है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो ये दो चीजें अभी याद रखिएगा, इतना बहुत है। एक तो आप ये ध्यान रखें कि ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे और आइलैंड की चेन है का पार्ट है, दूसरा इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which country has passed landmark bill, one beautiful bill, OBB, OBBB, that include tax cut, spending boost for defense and immigration crackdown? The correct answer is, अगर आप थोड़ा भी न्यूज फॉलो करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए, और डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर के काफी एक्साइटेड है। देखिए हुआ क्या था, इस बिल की वजह से ही इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में काफी इशू आ गई, क्योंकि देखिए इलॉन मस्क ये चाहते थे कि जो अमेरिका का करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी अमेरिका पे जो टोटल डेट है वो कम हो, जबकि इस ब्यूटीफुल बिल के बाद जो डेट है वो बढ़ना ही है, वो घटना नहीं है। क्योंकि देखो एक तो आप टैक्स कट प्रोवाइड कर रहे हो, दूसरा आप स्पेंडिंग बूस्ट प्रोवाइड कर रहे हो डिफेंस को, तो ये खर्चा कहां से होगा, टैक्स जहां से पैसा आना है वो तो आपने कम कर दिया, डिफेंस में आपका खर्चा बढ़ रहा है। ठीक, तो ये कहां से मैनेज होगा, ये लोन ही तो लेना पड़ेगा फिर, और जब लोन लोगे आप डिफेंस के कामों के लिए तो क्या होगा, यूएसए का डेट बढ़ेगा, तो ऑलरेडी यूएस के पास इतना डेट है वो और बढ़ेगा, तो ये एक इशू। तो अभी जो यूएसए में वो पूरा इशू चल रहा है इसी बात पे, क्योंकि ट्रंप जो चुनाव जीत के आए वो तो ये आए कि मैं डेट कम कर दूंगा, पर हो बिल्कुल उल्टा है, ये अपनी पॉलिसी से उन्होंने यू टर्न लिया। तो ये बिल काफी न्यूज में, और ट्रंप इसको लेकर काफी एक्साइटेड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट वाज हेल्ड ऑन सेविलिया, स्पेन। देखिए पहली चीज तो ये समझिए कि फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए जो भी बिजनेस है या सिविल सोसाइटीज है, मतलब दो चीजें हैं दुनिया में, एक तो गवर्नमेंट है और एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक, इंस्टीट्यूशन ही है बिजनेस, सिविल सोसाइटी। अब ये लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो नीड किसकी है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की। व्हाई फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, फॉर फाइनेंसिंग ऑफ द डेवलपमेंट। अब हो क्या रहा है, देखो दुनिया ने एसडीजी गोल बनाए, और ये एसडीजी गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन्हें कहते हैं, ये टोटल 17 है। इस बार पेपर में भी आ गया था कि फोर्थ या फिफ्थ गोल कौन सा है, तो आपको ये सारे गोल याद होने चाहिए। जैसे पहला है पॉवर्टी को मिटाना है, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर क्वालिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी,
आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नवा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां इनइक्वालिटी रिड्यूस करना, 11वां सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, 12वां रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13वां क्लाइमेट एक्शन, फिर लाइफ बिलो वाटर मींस वी आर प्रोटेक्टिंग सी हियर, लाइफ ऑन लैंड, और 16वां पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 7वां पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये 17 एसडीजीज। अब ये जो एसडीजी है ना, ये पैरामीटर सेट करते हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जीडीपी का बढ़ जाना ही डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट मल्टीफेसेड है। तो इन मल्टीफेसेड डेवलपमेंट को कि दुनिया में ये हो जाए, इसके लिए क्या है, कई ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, जैसे यूएनओ है, यूनेस्को है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब काम करते हैं इसके। अब होता क्या है, इनका जो मेन जॉब है उसको फुलफिल करने के लिए फाइनेंसिंग लगती है, हर काम के लिए फंडिंग लगती है, आप तो जानते हैं। अब ये फाइनेंसिंग किन की तरफ से आई, ये फाइनेंसिंग रिच कंट्रीज की तरफ से आई। तो अब क्या है, उसमें फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, और वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या है कि ताकि जो ये दुनिया में एसडीजी को अचीव करने के लिए काम हो रहा है कि दुनिया में इनइक्वालिटी ना बढ़े, ये ना बढ़े, और सारे देश एटलीस्ट सस्टेनेबली डेवलप कर सके, ताकि जो मदर अर्थ है वो लंबे समय तक रह सके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए प्रेजेंट जनरेशन की पूरी नीड्स फुलफिल हो, पर जो फ्यूचर जनरेशन है उनका हक हम ना मारें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ना हो कि उनके रिसोर्स को हम कंज्यूम करके अभी अपना डेवलपमेंट कर लें, तो ये एक बड़ा इशू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who became the first Indian actress to be awarded a star on Hollywood Walk of Fame? ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन एक्टर या एक्ट्रेस को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में इंक्लूड करा गया। तो उसका सही आंसर है दीपिका पादुकोण। देखिए, दीपिका पादुकोण का ये पहला स्टंट नहीं है ऐसा। ठीक है, इससे पहले जो दीपिका पादुकोण है वो 2018 में टाइम मैगजीन में 100 इन्फ्लुएंशियल पर्संस की लिस्ट में आ चुकी है। इन्हें टाइम मैगजीन का ही टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड भी मिला है। ठीक है, टाइम मैगजीन काफी फेमस मैगजीन। अब अगर आपको 2022 का फीफा वर्ल्ड कप याद हो, जो कि कतर में हुआ था, तो जो फाइनल हुआ था ना, उसमें ट्रॉफी का जो इनॉग्रेशन किया वो दीपिका पादुकोण ने करा। तो दीपिका पादुकोण का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में वो काफी बढ़ता जा रहा है, पहली चीज। दूसरा ये है कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, केवल दीपिका पादुकोण के लिए ही नहीं, जबकि इंडियन सिनेमा के लिए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ दीपिका पादुकोण में को भी इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, अच्छा, दीपिका पादुकोण जो है वो इंडियन एम्बेसडर है किसकी, दो बड़े ब्रांड्स की। एक तो है लुई विटॉन, बहुत ही फेमस है, और दूसरा है कार्टियर। तो ये दो ब्रांड की पहली बार ऐसा है कि एक सिंगल ब्रांड एम्बेसडर। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दीपिका पादुकोण का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा है दुनिया में। तो ये इसका ही एक रिजल्ट है, आउटकम है कि वो स्टार ऑन दी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में इंक्लूड हुई है इंडिया की तरफ से। तो ये नाम ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज कमिटेड 460 करोड़ टू इंडियन ग्रिड टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट इन गुजरात। पहला क्वेश्चन तो यही है कि इंडियाज लार्जेस्ट स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज कहाँ है, तो सही आंसर है गुजरात में। अब देखिए 460 करोड़ की फंडिंग किसकी तरफ से मिली है, ये मिली है आईएफसी। आईएफसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशन है, और इन 5 ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडिया ने जो है वो सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में काफी इन्हांसमेंट की है। पर एक इशू है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, और खासकर सोलर एनर्जी के साथ, मेजर जो हाउस होल्ड कंजम्पशन होता है वो तो नाइट में होता है, जबकि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है डे में। अब होता क्या है, इस फ्लक्चुएशन के कारण कई बार ऐसा होता है कि ग्रिड में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ग्रिड में फ्लक्चुएशंस काफी होते हैं, क्योंकि लोड जब आ रहा होता है तब सप्लाई नहीं आ रही होती। इसके लिए क्या होता है, जब ज्यादा लोड पड़ता है यानी गर्मियों के सीजन में, तो इसमें थर्मल पावर प्लांट चलाने होते हैं।
पड़ते हैं। और एक और इशू है, सोलर एनर्जी की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, पर इसे स्टोर करने के लिए बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है। तो इंडिया अब धीरे धीरे बैटरी कैपेसिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है। ये पूरा प्लांट 180 मेगावाट कैपेसिटी का होगा, ठीक है। और ये पूरी फैसिलिटी जो है वो गुजरात में बनेगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीज, ठीक। और ये इसेंशियल है किसके लिए, ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अंडर न्यू अंडरसी सर्विलांस पैक्ट, द इंडिया हैज बिगन 3-year joint research project aimed at enhancing early detection and tracking of submarines and autonomous underwater vehicle with which country? The correct answer is Australia. देखिए समझिए, ये इंडिया है और यहाँ पर है इंडियन ओशियन, और इधर थाईलैंड है, इधर सब, और इधर है नीचे को आ जाओगे तो पैसिफिक ओशियन। अब इस पूरे इलाके को कहते हैं इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक में जो है वो क्वाड एक्टिव है। क्वाड में कौन कौन से कंट्री, ये हमने पहले डिस्कस करा, उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब इशू क्या है, चाइनीज वेसल्स इंडियन ओशियन में ऑपरेट करते रहते हैं। अभी तो ऐसी भी न्यूज आई है कि चाइनीज वेसल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इंडियन ओशियन की मैपिंग कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे रूट्स खोज रहे हैं जहां से सबमरीन इंडियन ओशियंस में लाई जा सके, सही है ये। अब इंडियन ओशियन में इंडियन नेवी का दबदबा बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबमरीन्स है ना उन्हें अर्ली डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। क्या इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है? बिल्कुल है, लेकिन इशू क्या है कि सबमरीन धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है। अब सबमरीन अगर एडवांस होती जाएंगी तो उन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होगा, इसीलिए इंडिया इस नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ये जो पूरा कोलैबोरेशन है ना, ये इंडिया के डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ऑस्ट्रेलिया के डीएसटीजी यानी डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच है। और इसमें इन लोगों का मेन फोकस है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज ये लोग डेवलप करेंगे जिससे अर्ली डिटेक्शन और ट्रैकिंग हो सके सबमरीन की। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल एज क्वाड। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन।